फंक्शन। देखिए साहब, टिश्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं कि टिश्यू क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि टिश्यू होता क्या है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। जनरली एक कॉमन फंक्शन होता है और ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, यानी कि बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है, बहुत सारी सेल्स हैं जिनकी ओरिजिन जो है वो कॉमन है, एक ही जगह से निकली और उनका पूरा ग्रुप है जो किसी सिंगल फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे टिश्यू कहते हैं, ठीक है। इससे पहले आप सेल चैप्टर तो पढ़ ही चुके हो। तो टिश्यू जो होते हैं बेसिकली टिश्यू को दो पार्ट में बांटा गया है। टिश्यू को दो पार्ट में बांट दिया गया। टिश्यू टर्म प्लांट में दिया था ग्रीव ने, साइंटिस्ट का नाम था ग्रीव, ठीक है। इन्होंने टर्म दिया था टिश्यू का, ठीक है। टिश्यू दो तरीके के होता है। अगर आपने कहा कि ग्रुप ऑफ सेल्स है जो परफॉर्म करता है सिमिलर फंक्शन, तो टिश्यू जो है वो दो तरीके के हो गए हमारे। एक तो ऐसा टिश्यू है जो कि है प्लांट टिश्यू, दूसरा कौन सा हो जाएगा? एनिमल टिश्यू, ठीक है। यानी कि प्लांट टिश्यू, क्योंकि प्लांट के फंक्शंस अलग होंगे तो प्लांट टिश्यू भी बिल्कुल अलग टाइप का होगा, और एनिमल टिश्यू यानी एनिमल के फंक्शंस अलग होंगे तो एनिमल टिश्यू भी अलग टाइप का होगा। हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कशन होगा। तो प्लांट टिश्यू दो तरीके के होते हैं बेसिकली। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है। परमानेंट टिश्यू को भी फर्दर दो पार्ट में बांट दिया गया है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में। सिंपल टिश्यूज वो होते हैं जो सिमिलर टाइप के सेल्स से मिलकर बने होते हैं, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो होते हैं जो ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम बना होता है सीव ट्यूब, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ठीक है। और फ्लोएम बना होता है चार चीजों का, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी फर्दर फिर बांट दिया गया अलग अलग तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, फंक्शन, ये वो। तो आइए देखें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कि क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए आपको हमने क्लासिफिकेशन बता दिया टिश्यू का, प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन बता दिया। दो तरीके के टिश्यू हो गए, एक तो हो गया मेरिस्टेमेटिक और दूसरा परमानेंट, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, ठीक। मेरिस्टेमेटिक वो है जिनके अंदर डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है, जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं, बिना सोचे समझे इनमें डिवीजन होता रहेगा। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी कई तरीके के होते हैं। पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टी बताते हैं, छोटी छोटी सी बात है। ग्रोथ इन प्लांट्स मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो स्पेशलाइज्ड रीजन तक रिस्ट्रिक्ट रहती है, और वो रीजन कौन से हैं? जिनमें सेल डिवीजन होगा वहीं से ग्रोथ होगी प्लांट। Meristematic tissue is an undifferentiated mass of cells that is in continuous state of division and have retained their power of division. इसमें power of division रहेगी, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक की बात करी जाए तो पहली बात है they are living and contain undifferentiated mass of cells जो कि rapidly dividing है। दूसरी बात की बात करी जाए तो उनका जो शेप होता है, शेप ऑफ सेल इज स्फेरिकल। कैसा हो सकता है इनकी सेल्स का शेप? स्फेरिकल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है या रेक्टेंगुलर हो सकता है। तीसरी बात की बात करी जाए, ये कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, क्योंकि कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, एंड आर इंटरकनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। यानी एक सेल है, दूसरी सेल है, उसके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा होगा, उससे कनेक्ट रहेगी। आपको पता है सेल्स में प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, ये आप सेल में पढ़ के। Nucleus is large and present either in interphase or subphase of the division. यानी लगातार वो डिवाइड कर रहा होगा तो इसमें आपको सेल डिवीजन की किसी न किसी फेज में आपको न्यूक्लियस मिलेगा। सेल वॉल जो होती है इसकी थिन होती है, ये बात पकड़ने वाली है कि इसकी सेल वॉल थिन होती है, और ओनली प्राइमरी वॉल की बनी होती है सेलुलोज की, सेकेंडरी वॉल इसमें नहीं होगी, क्योंकि वो तो लगातार डिवाइड हो रही है ना, तो उसमें जब तक सेकेंडरी वॉल बने तब तक वो फिर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये बात में समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें नहीं।
अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले बेस्ड ऑन पोजीशन कि कहाँ मिलते हैं प्लांट्स में। टिप पे मिलेंगे एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल साइड में मिलेंगे लेटरल मेरिस्टेम, बीच बीच में मिलेंगे तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। समझ में आएगा? आइए एपिकल मेरिस्टेम के ऊपर देखते हैं। एपिकल मेरिस्टेम क्या होते हैं? एपिकल मेरिस्टेम्स अगर होता है टिप के ऊपर रूट हो या शूट हो, ठीक है, प्राइमरी टिश्यू कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम्स। द रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होती है ऑक्युपाइज द टिप ऑफ द रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होती है वो डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं स्टेम में, वो ऊपर की तरफ रहेगी। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स and elongation of stem, some cells left behind the root apical meristem constitute the axillary bud। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कह देंगे? एक्सिलरी बड कह देंगे। इसी से आपका वो एक्सिलरी चीजें निकलती रहेंगी। These buds are present in the axial of the leaves and are capable of forming branches or a flower। ठीक है, स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू। डर्मल टिश्यू आपको पता है, डर्मिस, एपिडर्मिस और ये सब ये डर्मल टिश्यू हो गए। ग्राउंड टिश्यू जो बीच वाला टिश्यू होता है ग्राउंड टिश्यू, और वैस्कुलर टिश्यू। ये स्पेसिफिक रीजन है एपिकल मेरिस्टेम के जो अलग अलग चीजें बनाएंगे। ठीक है, तो आप टिश्यू सिस्टम जब पढ़ेंगे तो 3 तरीके का टिश्यू सिस्टम है। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और तीनों में ही ये योगदान देगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। समझ में आई बात या नहीं? दूसरा आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं दीज आर द मेरिस्टेम्स अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यूज। जो मैच्योर टिश्यू हैं यानी परमानेंट टिश्यूज के बीच बीच में, ये पैरेन्काइमा बीच में पड़ा हुआ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो ये क्या हो गया? इंटरकैलरी। दे अकर इन ग्रास एंड द रीजनरेट पार्ट रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हार्बिवोर्स। जो घास चढ़ते हुए गए उन्होंने इतना खा लिया तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, फिर से रीजनरेट कर जाएगा पार्ट। समझ में? कि वहाँ पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है आपका, पुरानी वाली जो एनसीईआरटी थी उसमें ये डायग्राम बना हुआ था। सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई हुई हैं, जोन दिखाए हुए हैं अलग अलग। बाद में बात करेंगे एपिकल मेरिस्टेम के रूट और शूट के दोनों रहेगा, रूट और शूट हम बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी नहीं। अब कह रहे हैं बोथ एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं वो कहलाते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन लाइफ। इन्हीं को हम प्राइमरी मेरिस्टेम भी कह देते हैं क्योंकि ये क्या है? ये लाइफ में अर्ली अपीयर हुए हैं, शुरुआत में आए। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं? एंड कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। These meristems usually responsible for growth in length, किस लिए responsible है? Growth in length, and present mostly at the base of node, base of internode और base of leaf, spinous। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत? base of node और internode मतलब internode पे पाए जाएंगे और nodes लीफ की नोड पे मिलेंगे, स्टेम में इंटरनोड पे मिल जाएंगे, यहाँ पे या तुम्हारे बेस ऑफ लीफ मिल जाएंगे, बेस होता है पाइनस में। कोई दिक्कत इसमें? आता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल जो साइड्स में होंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ चुका है लेटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल क्या है, जब हम लोग बात करेंगे। The meristems that occur at the mature region of the roots and shoot of many plants। देखिए ये प्लांट है पूरा, ठीक है, ऐसा पूरा एक प्लांट है। पूरे प्लांट में आपने कहा टिप के ऊपर जो होगा और नीचे टिप पे एपिकल मेरिस्टेम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? दूसरा हो गया साइड्स में हो गया, उसे क्या कहते हैं हमने? लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। अब बीच बीच में होगा उसे क्या कहते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो साइड्स में होता है, यानी जब इसे कट करेंगे तो साइड्स में देखने को मिलेगा। जैसे अगर प्लांट को हमने कट किया, जब इसी को गोल को कट कर देंगे तो क्या होगा? जब गोल को हमने कट किया तो उसमें कई लेयर्स मिलेंगे। इस लेयर में यहाँ पे और यहाँ पे कॉर्टेक्स रीजन में मिल सकता है और यहाँ पे वैस्कुलर रीजन में मिल सकता है ये टिश्यू। इसे हम क्या कह देंगे? लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, लेटरल साइड्स में। और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहलाता है क्योंकि ये बाद में थिकनेस बढ़ाएगा, गिर्थ बढ़ाएगा प्लांट की। तो मेरिस्टेम्स अकर इन द मैच्योर रीजन ऑफ द रूट्स एंड शूट ऑफ मेनी प्लांट्स। दीज मेरिस्टेम्स प्रोड्यूस वुडी एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, दीज अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम, इसलिए इसे क्या कह देते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कह देते हैं। और हमने आपको बताया
यहाँ पे जैसे वेस्कुलर कैम्बियम हो गया, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो गया और कॉर्क कैम्बियम हो गया, ठीक है, फेसिकुलर कैम्बियम हो गया। देखिए आप जब वेस्कुलर बंडल पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और इस तरीके के बहुत सारे वेस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है। हम कॉन्जॉइंट की बात कर रहे हैं जिसमें जाइलम फ्लोएम दोनों एक ही एक्सिस पे होते हैं, ठीक है, एक ही पे कॉन्जॉइंट। यहाँ बीच बीच में आपके मिल जाएगा कैम्बियम, ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया, बीच में कैम्बियम मिल गया, जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया, बीच में कैम्बियम, जाइलम फ्लोएम बीच में कैम्बियम। तो जो बीच में जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम मिल रहा है उसे कह देते हैं इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। समझ में आई बात नहीं? फिर क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होएगी और सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे क्या होता है, प्लांट्स में ये बीच बीच की जो सेल्स होती हैं ये भी मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं और ये पूरा एक रिंग बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ये रिंग बना लेंगे, जिसे हम कैम्बियम रिंग कहेंगे। समझ में आई बात नहीं? तो ये जो नई बनी है इसे क्या कहते हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या कहते हैं इसे? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से मिलके एक रिंग बनेगा, जिसे क्या कहेंगे? कैम्बियम रिंग कहेंगे। इसे क्या कहते हैं हम? कैम्बियम रिंग कह देंगे। और ये क्या बना देगा, यहीं से बाहर की तरफ डिवाइड होंगे तो सारा जाइलम, अंदर की तरफ डिवाइड होगा तो सारा फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा यहीं से। कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज कह रहा है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या फेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। समझ में आई बात नहीं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम समझ में आ गया। इसके अलावा अब ये तो आपके वेस्कुलर बंडल हो गया। वेस्कुलर बंडल में, वेस्कुलर बंडल के बाहर की लेयर जो होती है उसके और बाहर चले जाओ तो यहाँ आपको मिलती है कॉर्टेक्स। कौन सी लेयर मिलती है बेटा? कॉर्टेक्स की लेयर मिलती है। और कॉर्टेक्स की कुछ सेल्स जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। कॉर्टेक्स की सेल्स जो है क्या हो जाएगी? मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगी। मतलब वैसे तो परमानेंट थी, पैरेन्काइमेटिक सेल्स थी, आराम से बैठी हुई थी, ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ होना है, सेकेंडरी ग्रोथ से ही तो चौड़ाई बढ़ेगी। तो कहने लगा कि अब ये परमानेंट से फिर से वापस से डी डिफरेंशिएट होंगी। क्या होंगी? डी डिफरेंशिएट होंगी। यानी डिफरेंशिएशन के बाद तो परमानेंट बनी थी, लेकिन अब फिर से ये डिफरेंशिएट हो जाएगी किसमें? मेरिस्टेमेटिक में। तब इस कैम्बियम को क्या कह देंगे हम? कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कॉर्क कैम्बियम। तो लेटरल मेरिस्टेम में कितने नाम आ गए? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। यही लेटरल मेरिस्टेम है जिसके डिवीजन से क्या होगा? चौड़ाई बढ़ेगी, गिर्थ बढ़ेगी। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात या नहीं? प्लांट टिश्यू का ये पॉइंट समझ में आ गया। तो आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, किस जगह पे थे आपने पढ़े। तीन तरीके के हो गए। एक पढ़ा एपिकल मेरिस्टेम जो टिप्स पे था, दूसरा पढ़ा इंटरकैलर मेरिस्टेम जो परमानेंट टिश्यूज के बीच बीच में था, और तीसरा पढ़ा लेटरल मेरिस्टेम जो लेटरल साइड्स में था। प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम में अगर बांटा जाए तो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलर मेरिस्टेम को कहती है प्राइमरी मेरिस्टेम, क्योंकि वो पहले बने थे। फिर ये सेकेंडरी मेरिस्टेम बाद में बनता है, लेटरल मेरिस्टेम कहलाता है। समझ में आएगा? क्योंकि ये बाद में बनेगा, सेकेंडरी ग्रोथ तो बाद में होती है। पहले प्लांट की लंबाई बढ़ेगी तब चौड़ाई बढ़ती, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। आपने देखा एक नया पौधा जो बनता है वो एकदम से नहीं चौड़ा होने लगता है। प्लांट लाखों सालों में, हजारों सालों में बहुत बहुत चौड़े होते हैं, ठीक है। आप FRI वगैरह में जाएंगे तो बहुत बहुत बड़े बड़े चौड़े कटे हुए रखे होंगे, FRI में आप जाके देखेंगे तो, ठीक है। तो ये तो बात हुई ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ना ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे तीन तरीके के हैं। एक है प्रोटोडर्म, एक है प्रोकैम्बियम और तीसरा है ग्राउंड मेरिस्टेम। प्रोटोडर्म क्या है? ये आउटर मोस्ट पोर्शन है प्राइमरी मेरिस्टेम का, फाउंड इन द एपेक्स ऑफ द स्टेम एंड रूट, डेवलप होता है किसमें? एपिडर्मिस में, तो इसे कह दिया प्रोटोडर्म। प्रोकैम्बियम इट डेवलप्स इनटू प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू, यानी जाइलम और फ्लोएम में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इट फॉर्म्स एन आइसोलेटेड स्ट्रैंड्स ऑफ इलोंगेटेड सेल्स वेरी नियर द सेंट्रल रीजन। तो प्रोकैम्बियम हो गया। और ग्राउंड मेरिस्टेम ये पूरा ग्राउंड टिश्यू बना देगा, ठीक है। अभी हम टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में बताएंगे,
वहां पे आपको पूरा और क्लियर हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कितने तरीके हो गए, प्रोटोटर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। ठीक, तीसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। हमने आपको अभी बता दिया प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम तो वो हो गए जो एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही हो गए, सेकेंडरी मेरिस्टेम वो हो गए जो बाद में आए जाइलम फ्लोएम बनाने के लिए। हमने बताया कॉर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है ये आपके कौन से हो गए, सेकेंडरी हो गए। प्राइमरी में क्या आ जाएगा, वही एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ऊपर भी बात कर चुके हैं हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी की। ठीक है, तो आप अगर इसको चार्ट वाइज बनाएंगे, हमने चार्ट नहीं बनाया है, आप पूरा जब नोट्स बनाएंगे तो उसमें चार्ट बना लेंगे। क्या करेंगे, आप कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, उसको फिर फर्दर बांटेंगे 3 पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, पोजीशन, ओरिजिन और फंक्शन, या पोजीशन, फंक्शन और ओरिजिन। पोजीशन के बेसिस पे एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, प्रोकैम्बियम प्राइमरी और हो गया ग्राउंड वाला। ठीक, इसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी। समझ में आई बात है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा, सीधे पूछे जाते हैं। कॉर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसके एग्जांपल हैं, तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम के हैं। काम क्या करते हैं, या ये लेटरल मेरिस्टेम के भी हैं। काम क्या करते हैं, इनका काम है चौड़ाई बढ़ाना, सेकेंडरी ग्रोथ कराना। समझ में आई बात। हालांकि नीट में अब सिलेबस में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं ये छोटे मोटे टर्म तो पूछे जा सकते हैं। अब बात आती है परमानेंट टिश्यूज की। हमने आपको अभी बताया कि हमारे परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक या तो सिंपल हो सकता है या ये कॉम्प्लेक्स टाइप का हो सकता है। सिंपल में आ जाएंगे पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सिंपल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सिमिलर टाइप की सेल्स से मिलकर बना है, एक ही टाइप की सेल से मिलकर बना होता है तो उसे सिंपल कहते हैं। मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना है तो कॉम्प्लेक्स कहलाता है। पैरेन्काइमा यानी आइडेंटिकल सेल्स हैं सारी, कोरेन्काइमा आइडेंटिकल सेल्स हैं, स्क्लेरेन्काइमा भी आइडेंटिकल सेल्स हैं। कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा जाइलम। जाइलम बना होता है ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन हम पूछेंगे अगले क्लासेस में। जाइलम किसका बना हुआ है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। और फ्लोएम किसका बना हुआ है, सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। समझ में आई बात है, कोई दिक्कत। जिम्नोस्पर्म में और टेरिडोफाइट्स में ये नहीं मिलेंगे दूसरे नंबर पे। यानी कि देखिए सबसे पहली बात, अगर आप प्लांट पढ़ रहे हो तो प्लांट्स में आपने ओरिजिन देखी, सबसे पहले आते हैं एल्गी, एल्गी आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं बेटा, ब्रायोफाइट्स। फिर कौन आते हैं, टेरिडो, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं, जिम्नो। फिर कौन से, एंजियो। ठीक है, समझ में आएगा क्या नहीं। अब जाइलम और फ्लोएम कहाँ से मिलते हैं, देखिए इन दोनों में वैस्कुलर बंडल्स एब्सेंट होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू नहीं मिलते। जाइलम फ्लोएम को मिला के क्या कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम को मिला के हम वैस्कुलर बंडल कह देते हैं, वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। वैस्कुलर बंडल्स एब्सेंट होते हैं एल्गी और ब्रायोफाइट में, तो इसे ए वैस्कुलर कहते हैं या नॉन वैस्कुलर कहते हैं, नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स। समझ में आएगा क्या नहीं। थोड़ा सा प्लांट्स में घुस रहे हैं लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, जब टेस्ट आएगा तो क्वेश्चन बनेगा। आप लोगों के साथ पढ़ाया नहीं था, इससे थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। वैस्कुलर बंडल जो हैं वो एल्गी और ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं, इसलिए इन्हें नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। क्रिप्टोगैम्स वो होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं बनता है, सेक्स ऑर्गन्स विजिबल नहीं होते हैं, उन्हें क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। और फेनोरोगैम्स वो होते हैं जिनमें फ्लावर बनता है या सेक्स ऑर्गन्स विजिबल होते हैं, ठीक है, उन्हें फेनोरोगैम्स कहते हैं। तो क्रिप्टोगैम्स और फेनोरोगैम्स समझ में आ गया, ठीक है। अब ये टेरिडोफाइट के ऊपर आते हैं। टेरिडोफाइट में सबसे पहले वैस्कुलर बंडल देखे गए, एवोल्यूशनरी टेरिडोफाइट में सबसे पहले वैस्कुलर बंडल्स देखे गए।
और वैस्कुलर बंडल जो टेरिडोफाइट में होते हैं, जाइलम होगा और फ्लोएम होगा, दोनों होंगे, लेकिन जाइलम में 2 नंबर वाली चीज गायब कर दो, फ्लोएम में 2 नंबर वाली चीज गायब कर दो, ये नहीं होती है। यानी कि जाइलम में क्या नहीं होगा, वेसल्स नहीं होंगी, फ्लोएम में क्या नहीं होगा, कंपेनियन सेल्स नहीं होंगी। किसमें, टेरिडोफाइट में। सेम जिम्नोस्पर्म में भी होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म के कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें ये मिलती हैं, ठीक है, हम वो जिम्नोस्पर्म में ही पढ़ाएंगे जाके। अभी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए जनरल बात, फिर हम जब स्पेसिफिकली बताएंगे कि साइकिडेल्स, कोनिफेरस और ये वाली में ये ऐसे ऐसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, फिर हम उसमें बहुत लंबे लंबे नाम और सब कुछ दिखाएंगे कौन सी फैमिली में क्या मिलता है। लेकिन फिलहाल में यहाँ जनरल बात करेंगे, एक स्टेप, एक बेसमेंट डाल देंगे कि भाई साहब हमें ये जाइलम फ्लोएम पढ़ना कहाँ है, हमें टेरिडोफाइट से लेके एंजियोस्पर्म तक जाइलम फ्लोएम पढ़ना है। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में 2 नंबर एब्सेंट होता है, और फ्लोएम में सीव ट्यूब की जगह सीव सेल्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी, ठीक है, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में सब कुछ मिलेगा, ये जितनी बातें बताई एंजियोस्पर्म में सब कुछ मिलेगा। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी हम लोग जो एनाटॉमी पढ़ने जा रहे हैं वो किसकी है, फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म की है। तो हम एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें ये बताते जाएंगे कि पीछे हमें, क्योंकि हमें प्लांट किंगडम भी पढ़ के आना है पूरा, तो थोड़ी थोड़ी बातें इसकी करना पड़ेंगी क्योंकि पूरा कंपाइल है। तो एल्गी और ब्रायो, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर बंडल, नॉन वेस्कुलर है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर या सीड फॉर्मेशन, ये क्रिप्टोगेम्स है, सीड नहीं बनता है इसमें। टेरिडोफाइट्स वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स है, सीड इसमें भी नहीं बनता है, सेक्स ऑर्गन्स इसके भी ज्यादा विजिबल नहीं होते हैं। टेरिडोफाइट कैसे हो गए, वेस्कुलर, क्योंकि वेस्कुलर बंडल तो मिल ही रहा है, तो वेस्कुलर क्रिप्टोगेम। सबसे पहले वेस्कुलर बंडल कहां देखने को मिला, टेरिडोफाइट्स में। समझ में आई बात या नहीं। इसके बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स कौन है बेटा, जिम्नोस्पर्म्स जो है वो है वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, वेस्कुलर फेनोरोगेम्स, और ये भी फेनोरोगेम्स, ठीक है। तो ये वेस्कुलर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, परमानेंट टिश्यूज की तरफ चलते हैं। परमानेंट टिश्यूज क्या होता है, देखिए फिर से एक बार बता देते हैं। परमानेंट टिश्यू में कौन कौन आ जाएंगे, परमानेंट टिश्यू में बताइए, परमानेंट को क्लासिफाई किया गया 2 पार्ट में, कौन कौन से, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आ जाएगा पैरेन काइमा, कॉलन काइमा और स्क्लेरन काइमा, ठीक है। पैरेन काइमा का मतलब है, देखिए दूसरी बात, आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने क्या बताया, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं जिसमें डिवीजन होता है, वो इतनी कॉम्पैक्ट होती है कि उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, एक और बात बता दें कि इसके अंदर वैक्यूल्स भी, बड़ी वैक्यूल्स नहीं मिल पाएंगी क्योंकि स्टोरेज तो हो ही नहीं रहा, लगातार डिवाइड कर जा रही है, तो बड़ी बड़ी वैक्यूल्स भी इसमें नहीं मिलती है पैरेन काइमा में, क्योंकि ये आ गया परमानेंट। अब ये परमानेंट हो गए, अब ये डिवीजन की प्रॉपर्टी खो चुके हैं, इनके अंदर डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं है, तो इससे क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, ये डिफरेंशिएट हो गई किसमें, परमानेंट में, समझे। कुछ सेल्स बची जिसमें मेरिस्टेमेटिक प्रॉपर्टी रही, बाकी सब परमानेंट में कन्वर्ट हो गई, अब ये स्थिर हो गई, परमानेंट हो गई, समझ में आई बात। तो स्थायी हो गई हैं, और इसमें सिंपल यानी सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होंगी, सिमिलर, समझ में आई बात या नहीं। इसमें सारी की सारी सेल्स एक सी होंगी। तो पैरेनकाइमा सेल्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से रहेगी, और इसमें बीच बीच में आपको बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेस भी देखने को मिल जाएगी। बोलो, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें नहीं। दूसरी बात, ये फूड स्टोरेज का काम करेंगे, क्या करेंगी, फूड स्टोरेज। ज्यादातर ये खाने को स्टोर करके रखेंगे। इनमें मॉडिफिकेशन भी हो सकते हैं, इनमें जैसे एक्वेटिक प्लांट है, अगर क्या है ये एक्वेटिक प्लांट, ठीक है,
और उसके अंदर पैरेन्काइमा सेल्स है। तो पैरेन्काइमा सेल्स की जो ये स्पेस है उसमें बीच बीच में क्या भरा होगा, एयर भरी होगी। क्या भरी होगी बेटा, एयर भरी होगी। तो एक्वेटिक प्लांट के पैरेन्काइमा को क्या कहते हैं हम, एरेन्काइमा, क्योंकि यहाँ एयर भरी हुई है, वो क्या करेगी, बायंसी देगी, इसी वजह से एक्वेटिक प्लांट्स पानी पे तैरते रहे। समझ में आई बात या नहीं? अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट मिल जाए और ये क्या करे, फोटो सिंथेसिस करे, तब इसे हम कह देते हैं क्लोरेन्काइमा। समझ में आई बात या नहीं? तो पैरेन्काइमा को ही हम एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा के नाम से भी जानेंगे। जब इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है तब इसे हम क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा। और अगर ये एक्वेटिक प्लांट्स में होगा और बायंसी दे रहा है तब इसे क्या कहते हैं, एरेन्काइमा, क्योंकि इसके अंदर एयर भरी हुई है। ठीक है। और जनरली ये आपका पैरेन्काइमा क्या है, फूड स्टोरेज का काम करेगा। और जहां कुछ नहीं होगा, खाली जगह भरी हुई है, भर दो यार इसको, तो पैरेन्काइमा बैठेगा, ठीक है हम भर देंगे। तो फिलिंग भी कर दे, गैप फिलिंग का काम भी ये कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आते हैं कॉलेनकाइमा के ऊपर। कॉलेनकाइमा जो होता है, यहाँ पे आपके जो लेटरल साइड्स है, इसकी जो सेल है उसमें बीच बीच में पैक्टिन क्या डिपोजिशन होता है, क्या भरा होता है बेटा, पैक्टिन। तो अगर सेल वॉल में कहीं कहीं पैक्टिन का डिपोजिशन है तो यहाँ पे क्या सेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस मिलेंगे, उसमें क्या भरा हुआ है, पैक्टिन भरा। ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगे आपको। क्या देंगे बेटा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, या और मजबूती देंगे। हाँ, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने से क्या होगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने से ये होगा कि एक आपने देखा है कि जब हवाएं चलती हैं, तेज आंधी आती है, तो पेड़ ऐसे झूलते हैं और फिर ऐसे जाते हैं, टूटते नहीं है, वो इधर उधर जाते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, इस तरीके की मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है, वो कौन दे रहा है आपको, कॉलन। ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट्स को। समझ में आई? इसके बाद आता है स्क्लेरेन्काइमा। इसमें बेटा पैक्टिन की जगह क्या भरा होता है, स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन बना होता है। और लिग्निन की वजह से क्या होता है, पैक्टिन की वजह से तो देखिए इसमें स्पेस में आना जाना रहता है, मॉलिक्यूल्स जो है आसपास आते रहते हैं, तो सेल्स जिंदा रहेंगी। तो ये तो दोनों हो गए लिविंग। ठीक है, लेकिन लिग्निन भरा होने से क्या होता है, बीच में अगर लिग्निन भर जाए तो ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आपने पॉलीथीन चढ़ा दी। अब ये इसके आसपास मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर पाएंगे, पानी चाहिए, खाना चाहिए, एक्सक्रीशन करना, कुछ नहीं हो पा रहा, तो ये सेल्स जाएगी मर। तो इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म आगे नहीं मिलेगा, नहीं जब पैदा हो तब तो मिलेगा, लेकिन धीरे 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 जब लिग्निन पूरे में आ जाएगा तो क्या नहीं मिलेगा, प्रोटोप्लाज्म नहीं मिलेगा, डेड हो जाती है। तो ये डेड होती है। तो ये स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स और स्क्लेराइड्स, दो तरीके की सेल्स ये भी होती हैं। और आपको कोकोनट का जो हस्क मिलता है, हस्क ऑफ कोकोनट, वो स्क्लेरेन्काइमा का ही बना है। उसका जो ऊपर जैसे तुम्हारे सर पे मार दिया जाता है, ठीक है, वो स्क्लेरेन्काइमा का ही बना है। समझ में आई बात या नहीं? तो ये आपके हो गए कौन से, परमानेंट टिश्यूज सिंपल टाइप के हो गए। आइए इनको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। तो आपने कहा परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं सिंपल टाइप के होते हैं, ठीक है, और सिंपल टाइप में आता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा देखिए हमने आपको क्या बताया, ये प्राइमरी टिश्यू है या ग्राउंड टिश्यू है, हर जगह ये भरने का काम करेगा, फिलिंग का काम करेगा, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू बनेगा। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक समझिए इसके, यहाँ पे लिखे हुए हैं। The cells are thin walled, less spherical, isodiametric होती हैं। सेल वॉल कंपोज ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन। पैक्टिन इसमें कम होगा। सेल हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, मेसेमेटिक टिश्यू में नहीं थी, यहाँ है। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म भी है, कॉन्स्पिक्यूअस बिग न्यूक्लियस भी है। सेल मे बी ईदर क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस। यहाँ आ गई एक बात, क्लोरेन्काइमा स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, एरेन्काइमा एयर स्पेसेस हैं, ठीक है। स्टोरेज पैरेन्काइमा बता दिया आपको, ये स्टोर भी कर सकता है खाने वाने को। जाइलम पैरेन्काइमा और फ्लोएम पैरेन्काइमा, आपको जाइलम में और फ्लोएम में अभी देखने को मिला, वहाँ पे पैरेन्काइमा होगा। यही पैरेन्काइमा कंडक्शन करेगा जाइलम में वाटर का, और ये कंडक्शन करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा फूड का।
और स्टीलेट पैरेन्काइमा या स्टार शेप पैरेन्काइमा टिश्यू होता है लार्ज एयर स्पेस, उसे स्टीलेट पैरेन्काइमा कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें नहीं। डिफरेंट फंक्शन, छोटी स्पेसेस में शरीर में ज्यादा बड़े स्पेसेस होंगे। हाँ, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय पैरेन्काइमा, वही जो बातें ऊपर हुई। हेल्प करेगा स्टोरेज ऑफ फूड में, वाइटल एक्टिविटीज लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, कंडक्शन, इन सब में एक्टिविटी में हेल्प करेगा। हेल्प वुंड हीलिंग हमने आपको बताया, गैप फिलिंग का काम करेगा, ग्राफ्टिंग वगैरह में यहाँ पे आप काम करेगा। पैरेन्काइमा सेल्स एसोसिएटेड विद जाइलम एंड फ्लोएम हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड मटेरियल्स, दे हेल्प, दे कैन डिफरेंशिएट। देखिए हमने आपको बताया, अभी आपको बताया था कि कॉर्टेक्स का रीजन में क्या होती हैं, पैरेन्काइमा सेल्स भरी होती हैं। जब सेकेंडरी ग्रोथ होने वाली होती है तो ये पैरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं वो डी डिफरेंशिएट हो जाती हैं। क्या बनाती हैं? कॉर्क कैम्बियम बनाती हैं। सेकेंडरी टिश्यू बनाने में भी ये हेल्प करेगी। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, कॉलेनकाइमा के बारे में पढ़ते हैं। कॉलेनकाइमा क्या होती है? कॉलेनकाइमा सिंपल होती है, लिविंग होती है, मैकेनिकल टिश्यू है। मैकेनिकल टिश्यू है, मैं आपको बता के मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता तो मैकेनिकल टिश्यू है। इट्स सेल्स कंपोज ऑफ मोर और लेस इलोंगेटेड सेल होती हैं, प्राइमरी नॉन लिग्निफाइड वॉल होती हैं। कैसी होती हैं? नॉन लिग्निफाइड। लेकिन क्या भरा होता है? पैक्टिन का डिपोजिशन होता है, बताया हमने आपको, बताया था। प्रेजेंट इन लेयर्स बिलो एपिडर्मिस इन डाइकॉट प्लांट्स। It is found either as a homogeneous layer or in patches. Parenchyma consists of cells which are much thickened at the corners due to deposition of cellulose, hemicellulose and pectin. Pectin मिला? The cells may be oval, और ये सारी चीजें तो हो ही गई। Cells associate होती है assimilation of food में, ठीक है, and contain chloroplast। ठीक, assimilation भी करेगी यानी फूड बनाने में भी, और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होगी। डिफरेंट फंक्शन देखिए कॉलेनकाइमा के। कॉलेनकाइमा के फंक्शन क्या होते हैं? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। कॉलेनकाइमा सेल्स कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस एज दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा के ऊपर आते हैं। स्क्लेरेनकाइमा भी हमने आपको बता दिया, क्या बताया? ये कंसिस्ट ऑफ होती है लॉन्ग नैरो थिक वॉल्ड लिग्निफाइड सेल्स। कैसी है ये बेटा? लिग्निफाइड है। इसमें लिग्निन का डिपोजिशन आपको देखने को मिलता है और न्यूमरस पिट्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक की बात करी जाए तो दीज सेल्स डेड होती हैं, पहली बात। ऊपर हमने बताया ऊपर वाली दोनों लिविंग है, ये डेड है, डू नॉट परफॉर्म एनी मेटाबॉलिक फंक्शन। दे पॉसेस हार्ड एंड एक्सटर्नल एक्सट्रीमली थिक सेकेंडरी वॉल ड्यू टू यूनिफॉर्म डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। थिक सेकेंडरी वॉल होगी, ठीक है। दूसरी बात क्या लिखी है इसमें? कह रहे हैं सेल्स आर लॉन्ग और शॉर्ट, नैरो, थिक वॉल्ड और लिग्निफाइड। देखिए इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से, और बीच बीच में आपको पिट्स देखने को मिल सकता है। अभी ऊपर बना हुआ डायग्राम है, अभी दिखाएंगे आपको, ठीक है। दे शो डिफरेंट टाइप ऑफ लिग्निन डिपोजिशंस। अब ये भी दो तरीके के होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स और स्क्लेराइड। देखिए फाइबर्स हो सकते हैं या स्क्लेराइड्स हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं। फाइबर्स लंबे होंगे, स्क्लेराइड्स गोल गोल स्फेरिकल हो सकते हैं, सिलेंडरिकल हो सकते हैं, ठीक है। These are commonly found in the fruit wall of the nuts, pulp of the fruits like guava, pear and sapota, seed coats of legumes and leaves of tea। ये आपको देखने को मिलेंगे स्क्लेराइड्स। आपने कहा कि अमरूद जो होता है कच्चा जब होता है बहुत टफ होता है, उसमें जो ये कड़ापन आ रहा है वो किसकी वजह से आता है? स्क्लेराइड्स की वजह से होता है। आपने कहा कि जूट के जो फाइबर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? फाइबरस स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत इसमें? समझ में आएगा? डिफरेंट फंक्शन की बात करी जाए तो क्या देगा? प्रोवाइड करेगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ सपोर्ट और सरफेस फाइबर्स हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सिंपल की बात करी। अच्छा थोड़ा डायग्राम देखिए, आपको पैरेन्काइमा मिल रहा है, देखिए इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस मिल रहा है। आपको कॉलेनकाइमा मिल रहा है, देखिए बीच बीच में डिपोजिशन है, पूरी तरह से कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं। आपको कॉलेनकाइमा मिल रहा है, स्क्लेरेनकाइमा देखिए फाइबर्स देखिए लंबे लंबे हैं, ल्यूमेन है, ल्यूमेन आ गई है, कैविटी आ गई है अंदर, भैया प्रोटोप्लाज्म खत्म, कैविटी आ गई और पिट्स देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे भी देखिए आपको स्क्लेराइड्स गोल है और इसमें देखिए ल्यूमेन है और ये देखिए पिट्स मिल रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमने क्या बताया? दो आएंगे ना। सिंपल उन्हें कहते हैं जिनमें सिमिलर टाइप के सेल्स मिल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स वो हैं जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। आइए जाइलम के ऊपर बात कर लेते हैं। जाइलम, तो जाइलम जो होते हैं इसके चार चीजों से मिलकर बने। ट्रैकीड्स, ठीक है, ट्रैकीड्स जो होते हैं वो इलांगेट होते हैं, इलांगेटेड ट्यूबुलर प्रिमिटिव सेल्स हैं,
ठीक, टेपरिंग एंड्स हैं, ये एंड्स कैसे हैं, टेपरिंग एंड्स हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। दूसरी बात, ये भी डेड होते हैं, कैसे होते हैं, डेड। तो जाइलम जो होता है, जाइलम का दूसरा नाम जो होता है इसे हेड्रोम भी बोलते हैं। हैमरलैंड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे हेड्रोम के नाम से भी जाना है जाइलम को, ठीक है। HABERLAND, हैमरलैंड, HABERLAND, हैमरलैंड। इन्होंने इसे क्या कहा, हेड्रोम का। और जाइलम टर्म किसने दिया, नगेली ने, ठीक है। और जाइलम को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, दारू। और एक और नाम भी है इसका, वुड। आपने वुड पैरेन्काइमा नाम कभी सुना हो तो वुड का मतलब क्या है, वो जाइलम पैरेन्काइमा कह रहा है। समझ में आई बात या नहीं, इसे वुड भी बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें, समस्या तो नहीं कोई इसमें जरा सी भी, ठीक। तो जाइलम के बारे में आपने पूरी जानकारी इसमें यहाँ पे ये तो ले ली कि ये क्या है। ऐसे ही लेप्टोम वर्ड फ्लोएम के लिए यूज होता है, क्या होता है, लेप्टोम। ये भी इन्हीं साइंटिस्ट ने दिया था, नगेली साहब ने उसे फ्लोएम कह दिया था, और हैमरलैंड ने क्या कहा, हैमरलैंड ने। अब जाइलम बना होता है ट्रैकीड्स का, वेसल्स का, जाइलम पैरेन्काइमा का और जाइलम फाइबर्स। ट्रैकीड्स डेड, वेसल्स डेड, फाइबर्स ये वही स्टेनोडार्मिटस फाइबर्स हैं, ये भी डेड, पैरेन्काइमा लिविंग। तो जाइलम के मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड, ओनली वन सेल इज लिविंग। तो हम कह सकते हैं जाइलम की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, क्या वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होंगे या पैसिव ट्रांसपोर्ट होंगे, डेड होगा तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो जाइलम के थ्रू जितना भी ट्रांसपोर्ट होगा वो कैसा होगा बेटा, कोई दिक्कत। आगे आते हैं, तो इसमें भी चूंकि ये ट्रैकीड्स हैं और ये डेड है तो इसमें प्रोटोप्लाज्म तो नहीं होगा। इनर लेयर जो होती है वो थिक होती है, वेरी फॉर्म, अलग अलग तरीके की फॉर्म्स हो सकती हैं इसकी। एंड ऑफ द ट्रैकीड्स आर टेपरिंग ब्लंट, ठीक है, कंस्टिट्यूट जाइलम प्रिमिटिव प्लांट्स। नोट क्या है, these are found in pteridophytes and gymnosperms. These are found in pteridophytes and gymnosperms. Tracheids may be classified as annular or helical or spherical or sclerified, क्योंकि उसके ऊपर वॉल के ऊपर अलग अलग चीजों का डिपोजिशन होता है, तो ट्रैकीड्स को अलग अलग तरीके के नामों से जानते हैं। ट्रैकीड्स के फंक्शन क्या होते हैं, कंडक्ट करने में, ठीक है। आगे वेसल्स, याद रखिए जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स, और साथ ही साथ हमने आपको एक और नाम बताया किसमें, टेरिडोफाइट्स में भी वेसल्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। हटाएं, आगे बढ़े। सिंपल आपको नाम याद करना है, फंक्शन के बारे में इसके बाद। जाइलम फाइबर्स, वही बात है, फाइबर कौन है, पैरेन्काइमा के बने हुए हैं, तो क्या देंगे, वही मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगे। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा के बारे में बात बता दी हमने, जो पैरेन्काइमा का काम है वो यहाँ होगा, पैरेन्काइमा स्टोर करेगा फूड को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो पैरेन्काइमा का काम है वो यहाँ भी होगा, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, बिल्कुल सही से, ठीक है। जाइलम का काम क्या होता है कि जाइलम जो है वो वाटर के कंडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। अब वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है बेटा ध्यान से समझना, कभी कभी इससे गंदे क्वेश्चन जब बनेंगे तो फिर तुम्हारा दिमाग खराब होगा कि सर जी क्या है क्या नहीं। मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये रूट्स हैं, रूट्स क्या करती हैं, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं एक्टिवली या पैसिवली, जैसे भी।
और फिर पानी नीचे से ऊपर जाता है। तो वाटर का कंडक्शन कैसे होता है? तो वाटर के कंडक्शन के लिए दो थियरी दी गई। वाटर कंडक्शन की दो थियरी, एक है रूट प्रेशर थियरी, ठीक है, ये जोसेफ प्रिस्टल ने दी रूट प्रेशर थियरी। एक डिक्सन और जॉली है साइंटिस्ट, उन्होंने दी थी ट्रांसपिरेटरी पुल मैकेनिज्म। ये डिक्सन और जॉली, सिर्फ नाम याद कर लो, यहीं पे बता दे रहे, क्योंकि टेंशन होगी फिर आगे के वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सर समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है ही नहीं। और क्वेश्चन गंदे बन सकते हैं, आपको भरोसा है नीट के ऊपर कि वो गंदे क्वेश्चन बना देगा। तो जब आपको क्वेश्चन बनेंगे तो रूट प्रेशर थ्योरी किसने दी थी? जोसेफ प्रिस्टल, ठीक है। ट्रांसपिरेटरी पुल मैकेनिज्म डिक्सन और जॉली में मेन कौन सी? देखिए छोटे प्लांट्स तक तो रूट प्रेशर काम करेगा। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जब बहुत ज्यादा रूट में प्रेशर आता है तो जो रूट होती है, रूट में वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम किसका पार्ट है? वेस्कुलर बंडल का पार्ट है। रूट में वेस्कुलर बंडल होता है रेडियल, रूट का वेस्कुलर बंडल यानी कि अलग अलग रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलते हैं। यार सब समझते रहिएगा, ये जाइलम हो गया, ठीक है, और इधर हो गया फ्लोएम। तो जब यहाँ रूट में पानी भरता है तो पानी भरते हुए यहाँ आ जाता है जाइलम तक, और यहाँ पे है पेरिसाइकिल, ठीक है, उसके ऊपर है एंडोडर्मिस। पेरिसाइकिल पर क्या है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस पे है कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये सुबेरिन की बनी होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप। इसकी वजह से क्या होता है, सिर्फ छोटी छोटी जगह है, यहाँ पे पानी बहुत प्रेशर से आता है, तो जो रूट में एक प्रेशर डेवलप हो रहा है कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से, उस प्रेशर से क्या होता है, ये कितने बार का है? 2 बार का है, 2 बार। ये प्रेशर कितने बार का है? 2 बार। और इससे सिर्फ 20 मीटर तक पानी ऊपर जा सकता है। तो इतना प्रेशर होता है कि जाइलम में इतना प्रेशर लगा कि पानी अपने आप ऊपर चला गया। क्या जाइलम को एनर्जी लगाना पड़ी? नहीं लगाना पड़ी, क्योंकि जाइलम तो डेड पहले ही है। तो रूट प्रेशर के थ्रू पानी का कंडक्शन हो रहा है, लेकिन कितने मीटर तक? 20 मीटर तक। लेकिन आपको पता है सिक्योवा सिम्परवायरेंस है, जाइंट वुड ट्री है, ठीक है, इसे आप रेडवुड पार्क में देखेंगे कैलिफोर्निया में, सिक्योवा सिम्परवायरेंस ये है जिम्नोस्पर्म है। तो इतने लंबे लंबे 100 मीटर लंबे प्लांट्स हैं, उनमें कैसे जाएगा? ये तो 20 मीटर है। तो रूट प्रेशर थ्योरी सिर्फ छोटे प्लांट्स तक तो रहती है। अब आपने छोटे प्लांट्स में देखा होगा कभी कभी बहुत ही मजे में, हम लोग तो बचपन, अब तो कॉलोनाइजेशन हो गया, हम लोगों का इतना अच्छा सिविलाइजेशन हो गया, बड़े बड़े घर बन गए। पहले क्या होता थे, घर थे, पीछे आके जंगल ऐसा पड़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ लोग जा नहीं रहे, घर की इतनी जमीन पड़ी हुई है तो उसमें पेड़ उग गया है। तो हम लोग क्या करते थे, पेड़ों की ये डालें ले ली और तलवार ऐसे बनाए हुए बचपन में, वो मारते रहते थे, ऐसे ऐसे मारते हुए निकल रहे, तो कट जाते थे प्लांट। तो प्लांट जो है जब यहाँ से कट गया, अब ये क्या है, वीड्स थी, बढ़ गई भाई, ग्रासेस ऐसे बढ़ गई थी इनमें, तो कट गई। जब कट गई तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको हम थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे टिप पे ऐसे पानी, ऐसे बूंदे आ जाती हैं, आती हैं। ये पानी की बूंदे क्यों आ गई? अगर आप एकदम से शार्पली काट दोगे तो पानी की बूंदे आ जाती हैं, छोटे प्लांट्स में देखने को ये मिलता है। ये ड्यू टू रूट प्रेशर होता है। इसके अलावा एक और फिनोमिना होता है गटेशन का। गटेशन का फिनोमिना होता है। गटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स थ्रू द मार्जिन ऑफ लीफ। हाइड्रोथोड्स होते हैं, हाइड्रोथोड्स जो होते हैं ये लीफ के मार्जिन पे होते हैं, यहाँ पे कुछ ओपनिंग्स होती है, जाइलम डायरेक्ट यहाँ पे होता है। तो जब प्रेशर से आ रहा है पानी
तो यहाँ पे इसके मार्जिन के ऊपर गट्टा हो जाएगा। आपने घुइयां का पत्ता, अरबी का पत्ता, कोलोकेशिया का पत्ता देखा है बड़ा सा, उसे पकाते हैं, आराम से खाते हैं। तो वो जो घुइयां का पत्ता है या अरबी का पत्ता है, उसको अगर सुबह में देखी जाके तो उसके ऊपर बूंदे ऐसी होती हैं। वो बूंदे क्यों आई हुई? वो ड्यू टू गटेशन आई। अब आप कहें नहीं साहब वो तो ऊपर से ड्यू गिरी थी। तो ड्यू और गटेशन के जो वाटर है उसको कैसे पहचाना जाए? इसको चख के देखिए। जब आप टेस्ट करेंगे तो जो ड्यू वाला है वो मिनरल वाटर नहीं है, जो नीचे से गटेशन वाला है इसमें मिनरल्स होंगे, नीचे से पानी गया हुआ है। तो आपको अपने आप पता चलेगा मिनरल वाटर का टेस्ट अगर आ रहा है तो वो गटेशन वाला पानी है, और अगर मिनरल वाटर वाला नहीं आया, प्योर वाटर का टेस्ट आ रहा है तो वो ड्यू वाला है। समझ में आई बात या नहीं? तो गटेशन समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? गटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स थ्रू द मार्जिन ऑफ द लीफ। गटेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ट्रांसपिरेशन, वेपर की फॉर्म में होगा एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से तो ट्रांसपिरेशन, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में है लीफ के मार्जिन से है तो गटेशन। गटेशन के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं हाइड्रोथोड्स, और हाइड्रोथोड्स में कौन ओपन हो रहा है? जाइलम, और जाइलम में क्या लग रहा है? रूट प्रेशर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? गटेशन हो रहा है। जाइलम के सारे क्रियाकलाप हमने यही समझा दिए, अब ना कहना कि जाइलम के बारे में कुछ बताया नहीं। दूसरी थ्योरी है, तो ये थ्योरी छोटे प्लांट्स तक के लिए तो सीमित थी, फिर ये थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई। मतलब छोटे प्लांट तक के लिए अभी भी चल रही है, लेकिन बड़े में क्या करें? तब राइट ट्रांसपिरेटरी मैकेनिज्म ये कहते हैं कि यहाँ की लीफ से ट्रांसपिरेशन होता है, पानी भाप बन के उड़ता है। जब लीफ से पानी भाप बन के उड़ा तो पानी में होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये चेन बनी हुई होती है। ये आगे जो पानी उड़ रहा है ये पीछे वाले को खींच के जा रहा है। समझ में आई बात या नहीं? तो इस तरह से एक पुल मैकेनिज्म। प्रेशर कह रहा था पुश मैकेनिज्म, ट्रांसपिरेशन कह रहा है पुल मैकेनिज्म। तो पानी को ऊपर की तरफ पुल किया जा रहा है, ऊपर ऊपर खींचा जा रहा है, चेन की फॉर्म में पानी ऊपर जाता रहता है। और यही दोनों थ्योरी मिला के हम पूरा बताते हैं कि जब कभी बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन लॉस होगा तो ये बॉन्ड टूट सकते हैं, तब वहां रूट प्रेशर जो होता है वो नीचे से पानी को फेंक रहा है, तो ये बॉन्ड फिर जुड़ गए, फिर आगे बढ़ सकता है। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत? यहां से आपको पॉइंट पकड़ने वाले मिले क्या? सबसे पहली बात, आपको दो थ्योरी मिल गई, रूट प्रेशर थ्योरी और ट्रांसपिरेटरी पुल मैकेनिज्म थ्योरी। किसने किसने दी थी और इस थ्योरी का क्या यहाँ यूज है? यहाँ रूट प्रेशर थ्योरी में बताया कि जाइलम के थ्रू पानी जाता है, पैसिवली ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये पता चल गया जाइलम डेड है, जाइलम से पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। दूसरी बात, ट्रांसपिरेटरी पुल मैकेनिज्म ज्यादा बड़े प्लांट्स में किस तरीके से होगा? ट्रांसपिरेटरी पुल मैकेनिज्म। तीसरी बात यहाँ पे आपको बताइए कि जो जाइलम्स होते हैं रूट में रेडियल टाइप का वेस्कुलर बंडल होता है, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे होते हैं, इसलिए रेडियल वेस्कुलर बंडल कहलाता है। चौथी बात हमने आपको बताई कि यहाँ की जो एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस के ऊपर सुबेरिन की बनी हुई एक लेयर होती है जिसे कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। ये पॉइंट आपको पता चल गया, गटेशन पता चल गया, हाइड्रोथोड्स पता चल गया, इससे ज्यादा यह पता करने की कोई जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब दो पॉइंट आते हैं, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम क्या होते हैं इसको समझिए। प्राइमरी जाइलम वो होते हैं जो पहले बनेंगे, सेकेंडरी जाइलम वो होंगे जो बाद में बनेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे हमने आपको बताया था, अभी बताया आपको, क्या बताया हमने कि आपका जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें बताया हमने कि जाइलम जो थे मान लीजिए बाहर जाइलम है, अंदर या बाहर फ्लोएम है, अंदर जाइलम है, जैसा भी है, बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम। तो जो जाइलम है वो यहाँ पे जब पूरी कैम्बियम रिंग बनेगी इसके बाद यहाँ जाइलम बनना शुरू होगा, ये तो था प्राइमरी जाइलम। फिर जब एक और ग्रोथ होगी, सेल डिवाइड होगा तो ये अंदर चला गया, एक और बना जाइलम, फिर और सेल डिवाइड हुई, ये और अंदर चला गया, फिर बना जाइलम। तो प्राइमरी जाइलम और ये सारे सेकेंडरी जाइलम। समझ में आई है? नहीं आई? Primary, the xylem which appear first in the plant body, the xylem which appear first in the plant body is primary xylem. The primary source of the xylem is procambium. Primary xylem is of two types, protoxylem or metaxylem. First form primary xylem elements are called protoxylem. Later form primary xylem elements are called metaxylem.
अब यहां बात आती है, दो कंडीशन आती है, प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर, एग्जार्च या एंडार्च। देखिए प्रोटोजाइलम आउटसाइड बाहर, मेटाजाइलम अंदर, तो एंडार्च सेंट्रीफ्यूगल टाइप। ये किसमें देखने को मिलेगा? स्टेम में। तो रूट्स में इसका ऑपोजिट होगा, एग्जार्च कंडीशन, प्रोटोजाइलम अंदर, प्रोटोजाइलम लाइक टुवर्ड्स पेरिफेरी। यहां प्रोटोजाइलम कहां है? सेंटर, प्रोटोजाइलम अंदर, सॉरी यहां देखिए उल्टा उल्टा हो गया। प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ, तो इसे कह देंगे एंडार्च। प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ, एग्जार्च। अगर इसको समझिएगा, एंडार्च और एग्जार्च के ऑपोजिट ले लीजिए, इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल टाइप और इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल टाइप। उल्टे हैं, एक्स और सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ और ये हो गया एग्जार्च। समझ में आई बात या नहीं? एग्जार्च कंडीशन, एग्जार्च कंडीशन रूट्स में, एंडार्च कंडीशन स्टेम में। समझ में आई बात या नहीं? बोलो कोई दिक्कत? तो प्राइमरी जाइलम में ही ये दो कंडीशन आती है, एग्जार्च और एंडार्च। फिर आता है सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम हमने बताया जब सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनेगा तो उसे सेकेंडरी जाइलम कहेंगे। इसमें ट्रैकिंग एलिमेंट्स और सारी चीजें होंगी। ये वुड भी कहलाता है, जाइलम को क्या कहते हैं? वुड भी कहते हैं। सब पहले बता चुके। कोई दिक्कत? अब आते हैं, अभी तो बेटा जाइलम फ्लोएम, फ्लोएम तक कराएंगे, कम से कम फ्लोएम कराएंगे। इसके बाद देखिए फिर आपके फ्लोएम पैरेंकाइमा हो गए ये सब। हाँ फिर इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे? हाँ क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन है करीब 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं करेंगे प्रैक्टिस। चलो अब फिलहाल इतना पढ़ो। बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम को हमने आपको क्या बताया? फ्लोएम को हम, फ्लोएम टर्म किसने दिया? नगेली ने। लेप्टोम टर्म किसने दे दिया? हेमरलैंड ने। और इसे बास्ट कहते थे, सबसे वुड कह रहे थे, इसे क्या कहते हैं? बास्ट कहते हैं। समझ में आई बात है? कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये बना होता है कितनी चीज का? 4 चीजें हैं। सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब मतलब हिंदी में कहलाती हैं चालनी नलिकाएं। आपने आटा छानने वाली छन्नी देखी, उसमें छेद होते हैं, बिल्कुल वैसे ही है, चालनी है ये। समझ में आई? छन्नी की जैसी है, उसमें जो है छेद है। कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेंकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स। पैरेंकाइमा और फाइबर आपको पता है ये क्या है? ये तो पैरेंकाइमा वाला काम करेंगे, फाइबर फाइबर वाला काम करेंगे। आपने पैरेंकाइमा का काम जो देखा वो फाइबर करेगा, पैरेंकाइमा का काम जो देखा वो पैरेंकाइमा करेगा। 2 नंबर की चीज बेटा कहाँ नहीं होगी? टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में 2 नंबर नहीं होगा, यानी कंपेनियन सेल्स नहीं होगी। और सीव ट्यूब्स की जगह क्या हो जाएंगे बेटा? सीव सेल्स मिलेंगी। सीव ट्यूब की जगह क्या मिलेंगी? सीव सेल्स मिलेंगी। ये जो बातें लिखी हुई है ये एंजियोस्पर्म में मिलेंगी। उससे पहले सीव ट्यूब की जगह सीव सेल्स मिलेंगी और कंपेनियन सेल्स की जगह तो कुछ नहीं मिलेगा, कंपेनियन सेल्स होंगी ही नहीं। सीव ट्यूब से होती है बेटा, बहुत ही मासूम होती है, इतनी मासूम कि न्यूक्लियस तक नहीं होता है। इतनी मासूम होती है। यस, न्यूक्लियस नहीं होता है तो ये डेड नहीं होती है। हाँ मतलब डेड नहीं होंगी, न्यूक्लियस के बिना होंगी। और दूसरी बात देखो जो यहाँ नहीं लिखी है बेटा, पी प्रोटीन यहाँ मिलता है। सीव ट्यूब में कौन सा प्रोटीन? पी प्रोटीन मिलता है बेटा। ये पॉइंट पकड़ लेना। ये पॉइंट ऐसे नॉर्मल लोगों को पता नहीं होता है, आपको पता है। बस यहाँ पी प्रोटीन है, दिमाग मत लगाओ, ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, PYQ है कि पी प्रोटीन कहाँ मिलता है? तो सीव ट्यूब में मिलता है। समझ में आई बात? और जहाँ न्यूक्लियस नहीं है फिर भी जिंदा, वो कौन है? वो है सीव ट्यूब। तो सीव ट्यूब जो होती है, सीव ट्यूब के बगल में होती है कंपेनियन सेल, इसका न्यूक्लियस से ही ये भी गवर्न होती है। तो वो कंपेनियन है, इसका साथी है,
समझ में आई बात या नहीं? ठीक, कोई दिक्कत? Sieve cells. It is a special kind of cells which possess sieve area in the lateral wall. There is no specialized plate in it. Sieve cells are usually found in dilophytes and समझ में आ गई बात या नहीं? बोलो कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़िए। Sieve tube members in this type, sieve tube members in this type, sieve areas are localized on the central. छोड़, फंक्शन तो हमने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे जब छेद होंगे तो क्या होगा, इधर का उधर का इधर मास जाने लगेगा। मेन फंक्शन ऑफ sieve, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, सेलुलोज इज प्रेजेंट इन द परफोरेशंस ऑफ द sieve प्लेट्स। ठीक है, कंपेलियन सेल्स हमने बताया, कंपेलियन सेल्स आर एब्सेंट इन द फ्लोएम ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, बता चुके हैं। कंपेलियन सेल्स के बारे में बता दिया है कि ये फंक्शन उधर भी रेगुलेट करेगी, sieve ट्यूब का भी। ठीक है, पैरेन्काइमा और उसके बारे में तो बात आपको पहले बता दी है। जैसे आप प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम था, ऐसे ही फर्स्ट फॉर्म फ्लोएम प्रोटोफ्लोएम और बाद में जो होगा वो मेटाफ्लोएम होगा। ठीक है, दूसरी बात आपको बताई, जैसे हमने जाइलम में बताया था कि सारी चीजें डेड होती हैं, सिर्फ पैरेन्काइमा जिंदा होता है। यहाँ सिर्फ फाइबर डेड होगा, बाकी सब जिंदा होगा, तो फ्लोएम पूरा का पूरा जिंदा होता है। इससे फ्लोएम की जो एक्टिविटीज होती है ज्यादातर एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। आगे अब एक दो पॉइंट जो याद करने के हैं नेक्स्ट के लिए। चलो यहाँ पे हम तुम्हें कुछ थोड़ी सी चीज़ें ऐसी बताने जा रहे हैं। अभी क्वेश्चन नहीं लगवा रहे, क्वेश्चन कल लगवा देंगे। अभी कुछ चीज़ें आपको याद करने के लिए दे रहे हैं। लास्टली एग्जॉस्ट आप हो चुके हैं, हम तो नहीं हुए। टिश्यू सिस्टम क्या होता है? देखिए, टिश्यू सिस्टम तीन तरीके का टिश्यू सिस्टम है। एक होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एक होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और एक होता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये हमने अभी आपको बना के बताया। अब यहाँ पे आपको याद क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे रूट्स का डायग्राम तो देखिए, कैस्पेरियन इंस्टीट्यूट के बारे में हमने अभी आपको बताया। सुबेरिन की बनी होती कैस्पेरियन इंस्टीट्यूट है जाइलम में, ठीक है, और ये वैक्सी मटीरियल, ठीक, तो कहाँ होगी? एंडोडर्मिस में। ठीक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रूट के बारे में थोड़ी जानकारी लेना है। मेरे पॉइंट पकड़िएगा, रूट के बारे में थोड़ी जानकारी। रूट में सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर जाइलम और ये फ्लोएम और फिर बीच में पित्त, यहाँ बीच में पित्त। समझ में आई बात है? तो आप सीक्वेंस समझे, सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। एपिडर्मिस को ही एपिब्लेमा भी बोलते हैं, रूट्स में एपिडर्मिस को ही एपिब्लेमा बोलते हैं। और देखिए, एपिडर्मिस से ही कंटिन्यूएशन में यहाँ पे निकलते हैं रूट हेयर, और जो रूट हेयर हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट दोनों में लगभग सेम चीज मिलेगी आपको, मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट में। बस यहाँ फर्क क्या होगा, देखिए एक मिनट, आपने यहाँ पे देखा जाइलम फ्लोएम देखा ना, ये आपको मिल रहा है जाइलम, लाल वाला क्या दिख रहा है? जाइलम, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। कैसी कंडीशन मिलती है रूट्स में? हाँ, कैसी कंडीशन मिलती है रूट्स में? एंडार्च, एक्सार्च कंडीशन मिलती है, एक्सार्च यानी बाहर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ जाइलम फ्लोएम पे फोकस करेंगे हम लोग। चार दिख रहे हैं और यहाँ देखिए, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डाइकॉट रूट में 4 या उससे कम और मोनोकॉट रूट में 4 या उससे ज्यादा। ठीक है, ये पॉइंट पकड़ने वाला है। तो देखिए, देयर आर यूजुअली मोर देन 6 जाइलम बंडल्स, पॉलीआर्च कंडीशन। और मोनोकॉट में क्या हुआ, सॉरी डाइकॉट में क्या हुआ? 4 टेट्रार्च तक मिलेगा। ठीक है, टेट्रार्च हेक्स से मतलब 6 से कम मिलेंगे तो डाइकॉट रूट है, 6 से ज्यादा मिलेंगे तो मोनोकॉट रूट है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें
नहीं, ठीक है, समझ में आ गई बात? ये सीक्वेंस तैयार करना है आपको, याद करना है। अब आते हैं स्टेम पे, सीक्वेंस के ऊपर। स्टेम का भी ऐसे ही सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को भी आपको पकड़ना है, याद करना है। सबसे बाहर आ गई आपकी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के साथ में ये एपिडर्मल हेयर हैं, जिसे हम ट्राइकोम भी कहते हैं। ये स्टेम हेयर ना, वो यूनिसेलर थे, उसी के साथ निकले हुए थे रूट्स में। स्टेम में ये मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर, ठीक है, और ये अलग हो गए। दूसरा आया फिर हाइपोडर्मिस, यहाँ आ गया कॉलमकाइमा। फिर आया पैरेन्काइमा, ये आपको दिख रहा पैरेन्काइमा। फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल। तो यहाँ समझिए, एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर ये कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस। वहां आपको कॉर्टेक्स से पहले हाइपोडर्मिस नहीं मिल रही थी रूट्स में, यहां मिलती है। और फिर आता है पेरिसाइकिल। फिर जाइलम और फ्लोएम देखिए, एक ही रेडियस पे है, कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। अगर एक ही पे मिलेंगे तो कॉन्जॉइंट, वहां अलग अलग रेडियस पे मिल रहे थे, ध्यान करिए। और यहाँ एक ही रेडियस पे मिल रहे हैं, देखिए ये मिल रहा है। ये आपका अलग हो गया। बाहर की तरफ क्या दिखाया हुआ है इन्होंने? जाइलम और फ्लोएम। देखिए बाहर की तरफ फ्लोएम दिखाया हुआ है, अंदर की तरफ जाइलम। बाहर फ्लोएम, अंदर जाइलम, बीच में वैस्कुलर बंडल, जिसे हम क्या कह रहे हैं? कैम्बियम। अगर कैम्बियम होगा तो ओपन, और अगर नहीं होगा तो क्लोज। समझ में आई बात? तो आप समझिए, इसमें क्या आपको सीक्वेंस पकड़ना है? एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, और फिर पेरिसाइकिल, फिर वैस्कुलर बंडल। और वैस्कुलर बंडल के बीचों बीच में क्या है? पेथियम। ये आपको एक डाइकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर दिख रहा है। डाइकॉट स्टेम में जाइलम फ्लोएम जो होते हैं, देखिए ये जाइलम फ्लोएम बिल्कुल शानदार तरीके से सभ्यता से यहाँ बैठे हुए हैं, दिख रहा है? कोई दिक्कत इसमें? यानी ये जाइलम हो गया, अंदर जाइलम बाहर फ्लोएम, अंदर जाइलम बाहर फ्लोएम, अंदर जाइलम बाहर फ्लोएम, सब सेट, बिल्कुल सेट था। और ये रेडियली अरेंज रहते हैं, ठीक, बिल्कुल सारी चीजें सभ्यता से हैं अरेंज। लेकिन जैसे ही मोनोकॉट स्टेम आएगा, छिछिया देंगे, चीजें ही खराब हो गई। ये आपका ग्राउंड टिश्यू में क्या हो गया बेटा? ये ग्राउंड टिश्यू, ये एपिडर्मिस, नीचे हाइपोडर्मिस, उसके बाद सारा ग्राउंड टिश्यू है, हरा सब ग्राउंड टिश्यू धसा हुआ है, उसमें जाइलम फ्लोएम अलग है, बिखरा। तो स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल अगर मिलेंगे, वैस्कुलर बंडल कैसे बेटा? स्कैटर्ड। अगर बिखरे हुए वैस्कुलर बंडल है, समझ जाना मोनोकॉट है। समझ जाना क्या है? मोनोकॉट। और वैस्कुलर बंडल के आसपास ये स्क्लेरेंकाइमा है, ठीक है, ये स्क्लेरेंकाइमा। वहां कॉलेंकाइमा की बनी हुई थी हाइपोडर्मिस ऊपर, ये स्क्लेरेंकाइमा की बनी हुई है हाइपोडर्मिस। देख लीजिए, कॉलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, सब चीजें समझ में आ रही हैं आपको? अब जरा ध्यान से देखिए, मोनोकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होते हैं और क्लोज होते हैं। वहां कैसे थे? कॉन्जॉइंट थे और ओपन थे। डाइकॉट में कैसे थे? ओपन थे। यहाँ कैसे हैं? क्लोज हैं। क्लोज का मतलब कैम्बियम एब्सेंट, ओपन का मतलब कैम्बियम प्रेजेंट, ठीक है। अब रूट के ऊपर लीफ पे देख लीजिए, लीफ में क्या होता है? लीफ में कुछ नहीं, एपिडर्मिस होती है, फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हो गया, बस एपिडर्मिस ऊपर नीचे हो गया, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? एक पॉइंट